तो सुनिए, चलिए आइए अब देखिए, इधर देखिए। कल हम लोग लिथुको प्रस्ताव तक देख लिए थे, नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक देख लिए थे, द्वितीय विश्व युद्ध वाला देख लिए थे, है ना? तो अभी तो पेज नंबर 14 पर ही है ना? हाँ हाँ हाँ, सुनिए। तो जब ये तय हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस की मांग को नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनिए इधर। जब ये तय हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस के मांग को नहीं मानेंगे, तब गांधी जी को कहा गया कि अब आप आंदोलन की तैयारी करिए, अब आप आंदोलन की तैयारी करिए। गांधी जी तैयारी में भिड़ गए, गांधी जी तैयारी में भिड़ गए और उपाय सोचने लगे कि कैसे आंदोलन छेड़ा जाए ताकि देश का सभी भाग और देश के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हों, इस आंदोलन में शामिल हो। तो गांधी जी अब उस उपाय के तलाश में लग गए और अंततोगत्वा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले कुछ अन्य घटनाएं हैं, उसको देखेंगे। देखिए क्या हुआ, देखिए हेडिंग दिया है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की पूर्व की घटनाएं। पहला, पाकिस्तान प्रस्ताव। अब मुस्लिम लीग देखा कि अंग्रेज का स्थिति खराब हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना अंग्रेज हार रहे थे हर जगह। तो अब देखा कि कहीं भारत अगर आजाद हो गया और हमको पाकिस्तान नहीं मिला तो नेहरू और जिन्ना में एकदम कांटे का दुश्मनी था। नेहरू और जिन्ना में कांटे का दुश्मनी था। ना नेहरू जिन्ना को देखना चाहते थे और ना जिन्ना नेहरू को, तो दोनों में कांटे का दुश्मनी था। तो अब जिन्ना का हो गया कि अब तो बाबू हम भारत के साथ रहेंगे नहीं, और चाहे जहां ही नेहरू रहेंगे हुआ तो हम रहेंगे नहीं, और नेहरू रहेंगे इंडिया में, इसलिए हम अब इंडिया में नहीं रहेंगे, हमको अलग देश चाहिए भाई। तब अब पेश होता है पाकिस्तान प्रस्ताव कि अब समय आ गया है अलग देश मांगने का, अब समय आ गया है अलग देश मांगने का। और तब यही मुस्लिम लीग पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करता है कि हमको अलग अब देश पाकिस्तान चाहिए। और अंग्रेज से कहा देखो भाई, जाते जाते कम से कम दे के जाना, भिड़ा उड़ा के मत जाना। तो अंग्रेज सब बोला कि ठीक है, कांग्रेस जो भारत छोड़ो आंदोलन या कोई भी आंदोलन छेड़ेगा तुमको उसके साथ नहीं रहना है, सब मुसलमानों को किनारे करो। तो देखिए क्या होता है। मोहम्मद अली जिन्ना तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग के लोगों को भड़काया। इसके पश्चात मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया। अंडरलाइन करिए, मुस्लिम लीग जिन्ना पर बार बार दबाव डाल रही थी कि आप मुस्लिम लीग की मीटिंग बुलाइए, और नेता क्या कहते हैं मुस्लिम लीग का, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। तब जिन्ना कहते थे मुस्लिम लीग का मतलब जिन्ना, बाकी नेता माई फुट, माई फुट बने मेरा पैर, उस सबका कोई वैल्यू नहीं, जो हम कह दिए सो होगा। मुस्लिम लीग के भी अधिकांश नेता तैयार नहीं थे, तो जिन्ना मीटिंग बुलाया ही नहीं, सीधे बिना मीटिंग बुलाए चिल्लाते रह गया लोग। 3-4 साल तक मीटिंग मुस्लिम लीग का नहीं बुलाया गया कि भाई बुला के चर्चा कर लो बाकी लोग क्या कह रहा है और उस पर क्या निर्णय लिया जाए। बोला ना ना ना, काम गड़बड़ हो जाएगा, पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करा।
तो कब हुआ? मार्च 1940। इस प्रस्ताव की रूपरेखा खलीक उज़्मा, फजलुल हक तथा सिकदर हयात खान ने तैयार की थी। अंडरलाइन करिए। पाकिस्तान नाम कैसे पड़ा पता है? पाकिस्तान में जो जो प्रांत जाने वाला था उसका पहला शब्द लिया गया है। प से पंजाब, स से सिंध है, पहला शब्द लिखे और इसी पाकिस्तान बनाया है नाम। आगे देखिए, तो इस प्रस्ताव को किसने तैयार किया? खलीक उज़्मा, फजलुल हक और सिकदर हयात खान कि ये हमारा ऐसा पाकिस्तान होगा और हमें ये अधिकार चाहिए। इस क्षेत्र को मिला के एक नया देश बनाइए जिसका नाम पाकिस्तान। ये भी पूछता है, लेकिन इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। अंडरलाइन करिए। पूछता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फजलुल हक। चलिए अब देखिए, मामला बिगड़ता जा रहा था। कांग्रेस युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने को तैयार नहीं था। तो कांग्रेस को बहलाने फुसलाने के लिए फिर एक प्रस्ताव आया, उसका नाम था लिनलिथगो प्रस्ताव। लिनलिथगो कौन था? वायसराय था। तो कुछ अपना लालच देगा कि अच्छा ठीक है, लो ही कर दे रहे हैं, साथ दो। लेकिन कांग्रेस अपने मांग पड़ी हुई थी कि बाबू जब तक देश आजाद नहीं करोगे, आजाद मत करो लेकिन कह दो कि आजाद कर रहे हैं और सत्ता भारतीय के हाथ में दे दो, तब भारतीय तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। 18 अगस्त 1940 अगर लिथगो प्रस्ताव कब आया? देखो 12th वाला में आया है ये वाला क्वेश्चन। देखियो पेपर है और कल ले आना, अब सब बन जाएगा, कल ले आना। तो लिनलिथगो ने भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में प्रमुख प्रावधान निम्न थे। तो ये प्रावधान आप लोगों के काम का नहीं है, ये यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी से नहीं, बीपीएससी के लिए भी नहीं। तो आप प्रावधान छोड़ दीजिए, है ना। बस इतना याद रखिएगा कि लिनलिथगो प्रस्ताव कब आया? हाँ 1940। इसको भी अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, इसको भी अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अब ऐसे पढ़ दे रहे हैं, जो मेन लाइन है बता देंगे। पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। भारत को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। तो बाकी को छोड़िए, जो पहला पॉइंट है कि भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, अंडरलाइन करिए। पहली बार अंग्रेजों ने भारत की डोमिनियन स्टेटस की मांग को मानी। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के डोमिनियन स्टेटस की मांग मानी। भारतीयों ने डोमिनियन स्टेटस की मांग पहली बार कब की थी? स्वराज, स्वराज का मांग, अरे होम रूल लीग आंदोलन 1916, याद है? तो उसी को कहते हैं स्वराज, डोमिनियन स्टेटस को। तो पहली बार मांग कब की? 1916 में। और पहला बार कब स्वीकारा देने के लिए? 1940 में। सोचिए, अभी कब? जब युद्ध में फंस गया तब, अन्यथा तो अभी भी तैयार नहीं होता। तो कांग्रेस कहा कि अरे महाशय, डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा तो कब का हम लोग छोड़ चुके हैं, अब हम लोगों को आजादी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, उत्तरदायी सरकार चाहिए। राजनंदिनी, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी? कोई पीछे बोला है? सही बोला है।
लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुड। तो सोचिए, कहा कि हम लोग तो 1929 में ही छोड़ दिए डोमिनियन स्टेटस की मांग को। नहीं, 1 साल का समय दिया था कि 1 साल में अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं देगा तो हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता छेड़ देंगे। और वही दिसंबर 1929 में वो मांग किया था, और 1 साल बाद दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो गया। अच्छा, प्रतिमा और ये आप लोगों का ग्रेजुएशन फाइनल है ना? जाए दीजिए, आप लोगों के भी समय में गुल्लड़ का फूल आएगा। वैसे ही कुछ वरदान दिए हैं नीतीश बाबा। अब जिसका जिसका कल्याण हो जाए। एकदम सबसे आसान एग्जाम, अब बहुत बड़ा पोस्ट, पीटी से अंचलाधिकारी बन जाता है। यही तो है इसमें फायदा। तो इसी एक लाइन को याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के डोमिनियन स्टेटस की मांग को कब माना? लिलिथगो प्रस्ताव। मैंने कहा कि देंगे, अभी दिया नहीं, देने की बात कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कहा कि ठीक है, युद्ध में साथ दो और उसके बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे। कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस की बात कहाँ है, तो खत्म, आजादी कहो तब देंगे, न तो नहीं देंगे। लिलिथगो प्रस्ताव भी फेल हो गया। लिलिथगो प्रस्ताव भी फेल हो गया। आइए देखिए मूल्यांकन। लिलिथगो प्रस्ताव में प्रथम बार स्वयं संविधान निर्माण करने की बात को स्वीकार किया तथा कांग्रेस संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया। डोमिनियन स्टेटस मुद्दे को भी स्वीकार किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अगली घटना घटती है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अंडरलाइन करिए, भी आई है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ये क्या है? गांधी जी कहें कि देखो भाई, एक साथ आंदोलन छेड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। एक साथ आंदोलन छेड़ना टेढ़ा काम है। आप सभी कांग्रेस के नेता, इधर सुनिए हो नेहा सेकेंड, आप सभी कांग्रेस के नेता दिल्ली छोड़िए, जाइए अपने अपने क्षेत्र में। तो सब जितना बड़ा बड़ा नेता था सबको अपने अपने क्षेत्र में भेजा गया और कहा गया कि अपने क्षेत्र से कांग्रेस विरोधी भाषण देते हुए दिल्ली पहुंचिए और सब लोगों को आंदोलन के लिए कह दीजिए, तैयार हो जाएगा। अपना रसद पानी जो भी इकट्ठा करना होगा कर लेगा। पहले अखबार आई सब नहीं ना था, मोबाइल आई सब, टीवी सीवी कुछ था नहीं, तो आखिर ऐसे ही छेड़ देंगे आंदोलन। अब पब्लिक तैयार है नहीं तो सब पब्लिक फंस न जाएगा। तो आंदोलन छेड़ने से पहले सबको सूचना दिया जाता था कि सब अपना रसद पानी जो भी है इकट्ठा कर लो। मान लीजिए आंदोलन छिड़ गया, दुकानदौरी है, दुकानदौरी भी तो उसमें लूटा पटा जाता था, तो सब लोग अपना सामान सुरक्षित हटा ले न लेगा, है कि नहीं? तो गांधी जी बोले कि हरेक नेता अपने क्षेत्र से कांग्रेस विरोधी, अंग्रेज विरोधी भाषण देते हुए दिल्ली आएगा और जनता को आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहेगा। और कांग्रेस की, अंग्रेज की जो भी खराब खराब नीतियां हैं सबका प्रचार करो। तो हर नेता अकेले अकेले ये काम कर रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा व्यक्तिगत सत्याग्रह।
सब नेता अकेले अकेले कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, वही सबसे पहले यात्रा शुरू किए। पूछता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, या आपसे पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, 1940 में। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और इसी दौरान विनोबा भावे ने एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो यही है विनोबा भावे प्रारंभ किए थे। क्यों किए थे, कहानी सुनिए। जब विनोबा भावे चले अपना भाषण देते हुए आगे बढ़े, रास्ते में जो गरीब किसान, भूमिहीन किसान, ये सब लोग था, तो एक गांव में रुके और अपना भाषण देने लगे अंग्रेज के खिलाफ। आके किसान कह रहा है कि भावे साहब ये बताइए कि हम लोग भूमिहीन किसान हैं, हम लोगों का जमीन अंग्रेज नहीं, भारतीय हड़पा है, ये जमींदार हड़पा है, तो हम अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करें कि इसके खिलाफ आंदोलन करें, ये बताइए। हम अपने पहले जमीन के लड़े कि देश के लिए लड़े, खाने के लिए है ही नहीं हम लोगों के पास, तो कच्ची देश के लिए लड़ेंगे। हम लोगों के ऊपर तो अत्याचार भारतीय ही कर रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ ना विद्रोह करेंगे कि उसके खिलाफ करेंगे। तो जमीन दिलवाइए हम लोगों का, हम लोग आपके कांग्रेस के साथ आंदोलन में खड़ा होंगे। तो विनोबा भावे का बात तो तू लोग सही है कह रहा है भाई, खाने पीने के लिए सब रहेगा तब ना। अब मार रहा है कौन, लड़ेगा दूसरे से, जो मारेगा उसी से ना लड़ेगा आदमी। तब विनोबा भावे वही अनाउंस किए कि जिस किसी के पास भी भाई अतिरिक्त जमीन है, एक फंड बनाए, उसमें दीजिए, और फिर उस जमीन को गरीबों में बांटा जाता था, उस जमीन को भूमिहीन किसानों में बांटा जाता था। यही है भूदान आंदोलन। भू मने जमीन, दान मने दान। ठीक है, लीजिए आइए देखिए। गांधी जी देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तरीका अपनाया। गांधी जी ने कहा कि सभी लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर आंदोलन प्रारंभ करना होगा। इस आंदोलन में सत्याग्रहियों को यह निर्देश दिया गया कि वे गांव-गांव जाएं और अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ लोगों को बताएं तथा स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करें। ऐसा भाषण देते हुए सत्याग्रही को दिल्ली तक आना था, इसलिए आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। अंडरलाइन करिए। अब ऐसे पूछेगा ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस, वो अलग है एक नारा। आई दिल्ली चलो आंदोलन है ना। आप पूछेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। जब हमला किए थे ना वहां से, सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज ईस्ट से जब हमला किए थे, तो उसी समय नारा दिए थे, दिल्ली चलो, अब तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इसका क्या मतलब है, भारतीयों तुम मुझे खून दो, मैंने अपना बलिदान दो, मर मिटो, तब तुमको आजादी मिलेगी। मैंने लड़ने में तो जान जाएगा ही जाएगा। लेकिन जापानी धोखा न दे दिया, जापानी बड़ा दुष्ट आदमी था, सब धोखा दे दिया। वही धोखा दिया, तब ना छोड़ छाड़ के भाग गया। सबको जापानी के ही नेतृत्व में चल रहा था आजाद हिंद फौज, जापानी सेना आई, आजाद हिंद फौज, दोनों साथ जा रहा था। और सब रसद पानी अपने जिम्मे रख लिया, आज जितना लेबर ग्रेड काम है ये सबको दे दिया। जूता साफ करो, कपड़ा साफ करो। आजाद हिंद फौज का हम आए जूता साफ करने, आए हम लोग लड़ने की तू लोग का नौकर है। में भड़का भड़की हो गया,
आतली अंग्रेज हावी हुआ ना, वो अपने भाग गया, सब इस सबको छोड़ दिया, सब पकड़ा गया। तो वही ना, वो शिकायत लेके जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जापान रास्ते में उड़ा दिया, उसी के लिए जा रहे थे जापान। कैसे इसे जापानी सेना कर रहा, वहां के नेतृत्व से मिलने। अतली प्लेन क्रैश हो गया कि क्या हो गया, नहीं हो गया, भगवान आए, भगवान जाने का हुआ, कुछ पता। आजादी के 10 साल तक रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्य में। अरे अरे अरे, उत्तर प्रदेश में कहा, ताराचंडी के पास एगो ऊपर मठ नहीं है, वो भी कहा जाता है कि यहाँ रहे थे। हाँ हाँ, ऊपर एगो ऊपर पहाड़ नहीं है, धुआंकुंड तरफ है, इसमें भी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस आके रहे थे यहाँ। कौन है बाबू? 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने। अंडरलाइन करिए, 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने। इन्होंने अपने पवनार आश्रम से अपना यात्रा प्रारंभ किया। पवनार अंडरलाइन करिए, पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र। इसी दौरान विनोबा भावे ने भू आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको भी पूछता है। अब सुनिए, अब लास्ट अंग्रेज भारतीयों का साथ लेने के लिए एक और प्रयास करते हैं, एक और प्रयास करते हैं, और उस प्रयास का नाम है क्रिप्स मिशन। अंडरलाइन करिए, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। तो किस लिए आया था ये मिशन? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना मिशन आया है, सबका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस का साथ लेना, कांग्रेस का साथ लेना, कि कांग्रेस कहे कि भारतीय अंग्रेज के तरफ से लड़े। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी फेल, क्रिप्स मिशन भी फेल। क्यों फेल? भाई, कांग्रेस का मांग था कि देश आजाद करो, उत्तरदायी सरकार का गठन करो, तब हम लोग साथ देंगे, और इसमें भी वो दे नहीं रहा था। अंग्रेज चाह रहा था ना कि कांग्रेस को बात में फंसाए, कांग्रेस को बात में फंसाएं, उलझाएं, लेकिन कांग्रेस अब अंग्रेज के चालाकी से वाकिफ हो चुका था, अब वो बात में फंसने वाला नहीं था। तो बोला कि हाँ, चाहे कुछ कहो तू लोग, हम नहीं माने। अब देखिए, इसमें जो मटेरियल है वो यूपीएससी के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए वनडे एग्जाम, ये इंटर विंटर के लिए बस इतना याद रखना कि क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942। इसको क्रिप्स मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मिशन के अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। चलिए, इसमें भी सब वही सब बात है जो पहले बोला है ना लिथगो में, वही सब कि हाई देंगे तो हाई देंगे, खाली वो गिनती गिनैले है, लेकिन मिला विला कुछ नहीं, फेल हो गया। अब सुनिए, इसमें कहा था, देखिए कि दूसरा पॉइंट, कि युद्ध के समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा। कह रहा है कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा का गठन कर देंगे, करवा देंगे, आप लोग अपना संविधान बनाइएगा। कांग्रेस का कि अरे भैया, युद्ध में तुम पहले बचोगे तब तो तू पहले तो अपने को बचाओ, हम लोगों का तो छोड़ो।
वो खुदे हर जगह हार रहा था, ब्रिटेन हर जगह हार रहा था। तो ये कहा कि तू पहले अपना बचाओ, तब हम लोगों का सोचना। समझ गए? और उधर से अमेरिका और रूस ब्रिटेन पर पूरा दबाव डाले हुए था कि तू काहे नहीं जल्दी भारतीयों का साथ ले रहा है, जल्दी से उस सबका मांग मानो, किसी तरह उसका साथ लो। सुनिए यहाँ, ताई अंग्रेज न था, इतना साल से शासन करते आया है, कैसे इतना जल्दी मान जाए। एक मिनट जरा सा रुकिएगा तो। हाँ, तो अंग्रेज कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो आपको ये चीज दिया जाएगा। कहा कि पहले भैया तू लोग अपना बढ़िया बिस्तर बचाओ, हम लोगों का चिंता बाद में करना, तू लोग तो मरोगे आज, साथ में हम लोगों को भी मुआओगे। तो देखिए क्या कहा गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। और क्रिप्स मिशन को ना पहले से हिदायत मिला था कि मिशन सफल मत होने देना, वहीं से हिदायत देके अंग्रेज भेजा था कि इसको सफल नहीं होने देना, ऐसा करना कि फेल हो जाए। जानबूझ के लाता था कि मामला फेल हो जाए, कांग्रेस को बात में उलझाया रखा जाए ताकि आंदोलन न छेड़े। कहा कि तू ही लोग होशियार है, बहुत चालाक है, बार बार ही मिशन अब कुछ दे नहीं रहा है। तब गांधी जी कहा कि अब हो गया तू लोगों का। तब तक 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ चुके थे, सब लोग दिल्ली पहुंचने लगा। कहा कि अब समय आ गया आंदोलन छेड़ने का, कसीरा आंदोलन शुरू होगा, एकदम तैयार रहना है आप। हाँ, अब ये फाइनल है, भारत छोड़ो आंदोलन है। और ये किशमिश कही थी लाने के लिए, लाई हो? तब हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, तब क्या अच्छा जाके तुरंत अभी लाओगी? ना ना आज नहीं, बड़े लोग लगेगा हम ही को मानने के पढ़ा रहे हैं गुरु जी। हाँ, चलिए देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे कहा कि इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। अंडरलाइन करिए, पूछता है कि ये किसके लिए कहा गया था? क्रिप्स मिशन के लिए। ये किसके लिए कहा गया था? क्रिप्स मिशन के लिए। क्यों कहा गया? कौन कहा था? हाँ, गांधी जी या कांग्रेस। क्यों? बात समझ में आया? पोस्ट डेटेड चेक मतलब सुनो, कोई मरने वाला आदमी तुमको 2 करोड़ का चेक काट के जा रहा है कि लो भाई इतने तारीख को भंजा लेना ये 2 करोड़ का चेक। अब पता चले कि उससे पहले वो मर गया और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही अंग्रेज का हाल था कि खुद तो डूब रहा था और कह रहा था ना कि युद्ध खत्म होगा तो तू लोगों को ये चीज देंगे। कह रहे युद्ध में तू बचोगे तब तो दोगे, है कि नहीं? बचोगे तब तो दोगे, तुम खुदे नहीं बचने वाले हो। तब हम ही प्रॉमिस तुमसे काहे ले कि युद्ध के बाद ही दोगे वो दोगे, पहले दो। नहीं होता है, मान लो कोई बड़ बुजुर्ग है और उसके नाम पर घर द्वार जमीन है और कोई सेवा कर रहा है और कह रहा है ना कि तू सेवा करो सब तुमको दे देंगे। लालच में नहीं करता है आदमी। अब उसका अपना बेटा नहीं, कहा मर जाएंगे ना तो ले लेना। जैसे मर गया तो उसका ओरिजिनल बेटा आ गया। ये बेचारा सेवा किया
तो कानूनन किसका होगा? ओरिजिनल बेटा का होगा। तो वही पहले, अब एगो सेवा करने वाला था, वो कहा कि ठीक है बाबा, पहले तू लिख दो तो हम सेवा करेंगे, न तो ना करें। पहले लिख दो, तुम्हारे मन में खोट नहीं है तो लिख दो, है कि नहीं? तो वो बुढ़ऊ डर रहे थे ना कि कहीं लिख दिए पहले मत हमको टपका दे जमीन लेने के, लिखने के बाद क्या नहीं। तो वही था अंग्रेज का। अंग्रेज सोच रहा था कि पहले कहीं कांग्रेस को दे दे, अब पहले विद्रोह करके आजाद हो जाए, युद्ध में साथों मत दे। ये अपने तरीके से सोच रहा था, वो अपने तरीके से सोच रहा था। तो आइए, पूछेगा कि इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, किसके लिए कहा गया था? तो क्या होगा? क्रिप्स मिशन के लिए। देखिए, इस प्रकार क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। इसके असफलता के पश्चात कांग्रेस के सामने प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन छेड़ने के सिवाय अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। कितने तारीख को? अंडरलाइन करिए, 8 अगस्त 1942। देखिए क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का ऐलान किया। अंडरलाइन करिए, कहां से किया? ग्वालियर नहीं, ग्वालिया। जैसे कैसे ससराम में रेलवे मैदान है, पटना में गांधी मैदान है ना, उसी टाइप से बॉम्बे में एक मैदान है, उसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। वहीं पे अपना सभा बुलाया गया और उसी सभा में 8 अगस्त को ऐलान किए कि कल से अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब इससे नीचे, अब इससे कम कुछ नहीं। तब भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया? 8 अगस्त 1942 को। इसी को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हर जगह अब अंग्रेजी प्रतीक के सामान पर हमला शुरू। लेकिन क्या हुआ, रात ही में 8 अगस्त के रात में कांग्रेस के जितने सभी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। रोशनी सुन रही हो ना? कहाँ है? किधर है? अच्छा इधर है। 8 अगस्त के रात में कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन का तो ऐलान हो गया था। अब पब्लिक क्या करे भाई? तो पब्लिक अब नेतृत्व विहीन हो गई, और पब्लिक का मतलब भीड़। कोई नेता ना ही था, जिसको जो मर्जी आया, कोई खंबा उखाड़ा, कोई पोल उखाड़ा, कोई आग लगाया, कोई कुछ किया, जिसको जो मन में आया करना शुरू किया। पूरे इंडिया का हालत खराब, पूरे इंडिया का हालत खराब, अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर। पुलिस भी अब साथ नहीं दे रहा था, सेना भी अब साथ नहीं दे रहा था पहले जैसा। तो अंग्रेज को लग गया कि जो दो हमारा मजबूत पिलर था जिस पर हम लोग खड़ा थे, एक सेना और एक पुलिस, ये पिलर पुराना हो गया, पिलर पुराना हो गया, पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अगर इसका रिपेयरिंग नहीं होगा तो ये गिर जाएगा। तो रिपेयरिंग करने का समय नहीं था, पिलर गिरने लगा, अंग्रेजों की सत्ता डगमगाने लगी। अब अंग्रेज को लगा कि अब हम लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे, अब भारत छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे भारत छोड़ने की भूमिका तैयार होने लगी। अंग्रेज होशियार था, अब लग गया कि हम लोग नहीं टिकेंगे, चला सब जितना सोना चांदी कमाया था बटोर के रखा था लेके वो सब भी भागने लगा, इंडिया छोड़ छोड़ के, इंडिया छोड़ छोड़ के भागना शुरू।
ये भारतीय स्टूडेंट जैसा बौड़ा थोड़े था। वो सब देख रहा है कि रसिया यूक्रेन टसन चल रहा है, आज युद्ध होगा कि काल युद्ध होगा, तब वो मेडिकल पढ़ रहा है बौड़ा। और जब देख रहा है तू लोग की टसन स्टार्ट है, अब पुतिन बार बार कर रहा है कि हमला करेंगे, तब लोग को पहले ना भाग जाना चाहिए था। तब बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो जिंदा रहेगा तब ना डॉक्टर बनेगा। तो कहो कि बचा लिए मोदी जी, न तो सब जाने का वही इलाज होता है। सावधान रहना चाहिए। अंग्रेज सावधान था, सब जितना सोना चांदी कमाया था सब ले दे के भागना शुरू। 45-47 आते आते तो अंग्रेज खाली कर दिया था इंडिया। खाली कुछ ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा पदाधिकारी बचा था, सब छोड़ छाड़ दिए, जाओ मरो लड़ो भिड़ो जो मर्जी वो करो। उसके बाप का क्या जा रहा है? पुलिस सब ऐसी हो गई बिना माई बाप का, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, जिसको जो मर्जी वही, कोई राइफल ले लिया तो कोई बंदूक ले लिया, कोई डंडा ले लिया, जिसके हाथ में जो लगा वो अपने से कोई दरोगा बन गया तो अपने से कोई एसपी बन गया। अब ये स्थिति होने लगा, सब व्यवस्था चरमरा गया। लास्ट में 47 आते आते कानून व्यवस्था पुलिस नाम का कोई चीजें नहीं बचा, ऐसा स्थिति आ गया। उस समय इंडिया को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आइए देखिए, तो ये सब ना जब मोटा मोटा ग्रंथ पढ़िएगा लोग किताब, तब आज जैसे 12th क्लास में उस बॉक्स में कहानी दिया है ना, उस समय यही सब कहानी देता है। उस समय की वस्तु स्थिति को बताता है, उस समय की, उसके अनुसार सोचो, तुरंत किसी पर ब्लेम मत करो। मोदी जी आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 में, तेल का दाम घटा कि नहीं घटा, गैस का घटा कि नहीं घटा, हम आ जाएंगे तो 40 रुपए लीटर पेट्रोल दे देंगे, कर दिए 150। क्या किया जाए बताओ, क्या हो? हाँ नहीं, अभी और बढ़ना चाहिए। मोदी जी का चिट्ठी लिखो। बढ़ेगा क्योंकि युद्ध के बहुत अभी आएगा उसका। श्रीलंका में 250 रुपए 4000 का सिलेंडर मिल रहा है ना। मोदी जी से 5000 किया जाए, अभी तो श्रीलंका 4000 पर है। संभला हुआ है कुछ, लेकिन और आने वाला स्थिति खराब होगा। और ये भारत का देश, क्योंकि युद्ध का प्रभाव आएगा ना, युद्ध का भी प्रभाव आएगा, अभी दाम और बढ़ेगा। अभी हल्ला गुल्ला नहीं करना है। अभी थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। मोदी जी भेजे हैं, नहीं पढ़े समाचार? 40-50 मेट्रिक टन भेजे हैं? हाँ, डीजल भी भेजे हैं। पैसा दान में दिए कि पैसा कमाने के लिए दिए? दान में ही सब बेवकूफ। युद्ध में उसके पास खाने के लिए नहीं है तो दान दक्षिणा दिया जाता है, डूबते हुए देश को सहारा। वही जैसे वैक्सीन दिए थे तो दान दक्षिणा। तब तो अभी चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी पेट्रोल 250 जाएगा, है ना? कहो समृता, कहाँ तक पहुंचवाया जाए? मोदी जी को कहा ना जाएगा, नीचे किया जाए। अच्छा चलिए, तो वही चीज है कि आप भाई वादा करके कोई निभाए या न निभाए, अगर सत्ता में आ जाए तो अब कोई चारा नहीं है, पिसना है, पिसते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ सुनिए 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 सुनिए, समृता आगे देखिए। गांधी जी को इस आंदोलन का नेता घोषित किया गया। ध्यान से सुनना, गांधी जी को इस आंदोलन का नेता घोषित किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन पर करो या मरो का नारा दिया। अंडरलाइन करिए, करो या मरो, मतलब देश को आजाद कराओ नहीं तो मर जाओ।
याद रखिएगा, मारो या मरो नहीं। अब पहले हम ना मारो या मरो रट लिए थे, फिर जब गांधी जी पढ़ने लगे कि अरे भाई गांधी जी तो अहिंसावादी थे, मारो या मरो कैसे कर दिए ये तो खून का बदला खून वाला हो गया है। तब लगा कि हम कुछ गलती रट गए हैं, गांधी जी से ही मेल नहीं खा रहा है। और तब फिर बढ़िया से दोबारा किताब पढ़े, अरे तो करो या मरो लिखा है। और तब गए अपने सीनियर के पास पूछने की, अरे भाई ये करो या मरो क्या है। तब वही कहे कि अरे इसका मतलब कि देश आजाद कराओ न तो मर जाओ, मारो या मरो नहीं, न तो गांधी जी के अहिंसा के खिलाफ न हो जाएगा। गांधी जी तो बापू, मैंने एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी दे दीजिए, तलिए इतना कस के मार दे कि तीसरा बार ऐसे भी करने लायक ना बचे। आइए देखिए, हाँ, गांधी जी ने इस आंदोलन पर करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा कि यदि सत्याग्रह के नियम का पालन करते हुए पूरे मन से ये आंदोलन चलाया जाए तो 1 साल के भीतर हम लोग आजादी प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने से पहले विभिन्न वर्ग के लोगों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, यूपीएससी के लिए है। कि देखिए क्या क्या था, बता देते हैं, सुन लीजिए। इस बार ना गांधी जी अलग हट के दिए, सरकारी नौकरी करने वालों का ही मत कि त्याग पत्र दो, त्याग पत्र मत दो, नौकरी करो लेकिन अंग्रेज का साथ मत दो, भारतीय का साथ दो। सेना, सेना से इस्तीफा मत दो लेकिन भारतीय पर गोली मत चलाओ, वेतन लेके चुपचाप बैठे रहो। अब गांधी जी दिमाग से काम लिए थे। पुलिस, इस्तीफा मत दो लेकिन किसी भारतीय को गिरफ्तार मत करो। क्या कर लेगा अंग्रेज? तो जब ऐसा करने लगा तो अंग्रेज करे कि भाई तो खा रहा है हमारा, सुन रहा है गांधी जी का। मैंने इस सब का सॉफ्टवेयर अब करप्ट कर गया। अब मैंने उसमें जो अंग्रेजी चीफ है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, अब गांधी जी वाला चीफ एक्सेप्ट करने लगा। नहीं, कभी कभी होता है चीफ कोई कोई मोबाइल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वही होगा। तब लगा अंग्रेज को कि अब बेकार है, अब ढेर दिन शासन कर लिए हम लोग, अब हो गया। अब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का सूर्यास्त का समय आ चुका है। देखिए, तो यही सब था, है ना। राजा महाराजा जनता का सहयोग को दे। अब आइए आंदोलन का प्रसार। आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा के साथ ही अंग्रेज आंदोलन को कुचलने के लिए उतारू हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने 8 अगस्त की रात में ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। अंडरलाइन कर दो, यही मेन आंसर है इसका। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था, तो शुरू में क्या पढ़े हैं, गांधी जी। लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन। अंडरलाइन करो, तो यही आंसर लगाइएगा। लोग पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, 1857 1942 का नेता कौन था, तो क्या कहेंगे, नहीं, नेतृत्व विहीन। गांधी जी तो जेल में चल गए, अब जनता को बताने वाला कोई नहीं था। आगे आइए। हाँ, 9 अगस्त को सुबह पूरे भारत में किसी नेता के बिना ही आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। समानांतर सरकार अंडरलाइन करिए, ये क्या होता है कि मान लो जैसे सासाराम, अब यहाँ पर सासाराम में जो अंग्रेजी पुलिस थाना चौकी था सब पर भारतीयों का कब्जा हो गया, और वो अब थाना पुलिस चौकी सब चीज चलाना शुरू कर दिए। अंग्रेजी कानून खत्म, अंग्रेजी कानून खत्म।
इसी को कहते हैं समानांतर सरकार, माने अंग्रेजी सरकार खत्म करके अपना सरकार चलाने लगना। ठीक है, जैसे बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाईबी चौहान एवं नाना पाटिल। सतारा वाला सबसे लंबा चला था, अंडरलाइन कर लीजिए। बलिया में चित्तू पांडे, बलिया कहाँ है? यूपी में। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतारा, कोल्हापुर, कोल्हापुर का नाम सुने ना? नहीं सुनी हो? कोल्हापुरी चप्पल है, गाना में कोल्हापुर से। हाँ, कोल्हापुरी चप्पल का नाम नहीं सुना है? कोल्हापुर से मंगाए थे। मंगाए हो? एगो महाराष्ट्र से मेरा दोस्त था, वही ला के ओरिजिनल कोल्हापुरी दिया था तो पहने थे दिल्ली में। वही का था, कोल्हापुर का था। पता है कोल्हापुर, सतारा, कोल्हापुर कर्नाटक रूट पे है। चलिए आगे आइए। कोल्हापुरी चप्पल बड़ी मजबूत होता है, कभी गलती से खा गए तो प्योर लेदर का होता है, चमड़ा उखाड़ देता है। पहले यही तो बड़ बुजुर्ग डंडा से थोड़े मारते थे, जूता चप्पल से क्यों मारते थे? पहनते थे कोल्हापुरी, उठा के ठाए से भाया और में कांटी रहता था। चप्पल लेने कोल्हापुर ये शर्ट कहाँ का पहने हो? बड़ा बढ़िया फैक्ट्री बना है भाई, जाके 2-4 गो मेरे लिए भी ले आना। आइए देखिए, बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाईबी चौहान, नाना पाटिल। ठीक है, आंदोलन देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है इधर देखिए। आंदोलन में, अरे 11-4 हो गया, टेस्ट भी है। रुको रुको, ये कुछ हम लोगों का टॉपिक लंबा चल जा रहा है भाई, इसको कर लीजिए लोग। ये पूछता है, आंदोलन के दौरान उषा शर्मा ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। अंडरलाइन कर दीजिएगा। छुपकर, माने जंगल में से शुरू हुआ था ये रेडियो स्टेशन, और उसी पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, कल यहाँ आंदोलन करना है, कल वहां अंग्रेज चकरा रहा था कि अरे अनाउंस कौन कर रहा है भाई सगरे खोजवा रहा है कि कहां से अनाउंसमेंट हो रहा है। रेडियो स्टेशन स्थापित कर दी थी, साइंटिस्ट थी, और रेडियो आता था ना मीडियम उडियम वाला, वही पकड़ता था। तो अंग्रेज अब खुजवा रहा है कि कहाँ आखिर ही है, नहीं मिला लास्ट में। इसी के नाम पर फिर वहीं पर आकाशवाणी की स्थापना हुआ। ठीक है, तो पूछता है कि आंदोलन के दौरान किसने रेडियो स्टेशन की स्थापना की? तो उषा शर्मा। कहाँ? बंबई में, एकदम जंगल में छुप के की ताकि पकड़ में न आए। चलिए ठीक है, बाकी कल देखा जाएगा।